हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। चलिए, कल जो लोग आए थे एटलीस्ट वो लोग सब आए हैं या नहीं आए हैं? टाइम देना पड़ेगा अगर आपको सीआईबी करना है तो। ठीक है। अभी जितना डिटेल में पढ़ लेंगे उतना रिवीजन में आसान रहेगा। फिर जब एमसीक्यू वगैरह करेंगे तो फायदा मिलेगा उसका। चलिए, हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक वाला टॉपिक कर रहे थे और इस टॉपिक में हम लोगों ने सैंपल के बारे में पढ़ा अभी। अब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे आ गए थे। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर आपका जो एस्टीमेट होता है, उस एस्टीमेट में कुछ प्लस माइनस करके आपके एस्टीमेट को थोड़ा अप्रोक्सीमेटली करेक्ट किया जाता है स्टैंडर्ड एरर से। स्टैंडर्ड एरर ऐसा मान लीजिए कि डेटा के बेस पे जब आप सैंपल लेके आएंगे तो इतनी एरर की पॉसिबिलिटी है। और वो पॉसिबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि जो डेटा होता है, वो डेटा का डिस्पर्सन जो होता है, गैप जो होता है, एक डेटा का दूसरे डेटा से जो गैप होता है, उसकी वजह से स्टैंडर्ड एरर की पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर स्टैंडर्ड एरर बहुत कम आ रही है, इसका मतलब आपका डेटा पास पास है। वैल्यूज जो हैं अप्रोक्सीमेटली, जो मीन निकाला या मीडियन निकाला या मोड निकाला या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, कुछ भी निकाला, तो उसके इक्वल है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। ठीक है। जो लोग कल नहीं आए थे उनके लिए एक वार्निंग समझ लीजिए कुछ, कि अगर आप इस तरह से एब्सेंट रहेंगे तो बाद में दिक्कत आएगी। मैथमेटिक मॉड्यूल है, इसमें इस तरह नहीं होता कि आज पढ़ लो 3 दिन ना पढ़ो। थ्योरी में तो चल जाता है कि जो पढ़ा वो समझ लिया, लेकिन मैथमेटिक्स सीक्वेंशियल चलती है। ठीक है। चलो, फिर भी कोशिश करें, आप उम्मीद करें कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है प्रॉपरली क्लासेस अटेंड करेंगे। ठीक है। और जो क्लास अटेंड करते हैं उनसे पूछिए आप कि क्या उनके रिजल्ट फिर रहते हैं। तो ये स्क्रीन पे आपके ये दिखाई दे रहा है। इस स्क्रीन में आपको यहाँ तक हम आ गए थे। हमने स्टैंडर्ड एरर का कॉन्सेप्ट डिटेल में कवर किया था। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। उससे आगे एक लाइन आती है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने कवर कर लिया था। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ये है, जो डिफरेंट सैंपल्स लेते हैं आप, जो डिफरेंट सैंपल्स लेते हैं, उन सैंपल्स की मीन निकाल लो, मीडियन निकाल लो, मोड निकाल लो या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो। ये जो इतने सारी वैल्यू निकलती हैं, इन्हीं को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है। और एक बात और है इसमें, क्या? पहली बात, यहाँ पे 3 फिगर दे रखी है, 13(1)(a)(b), जिससे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पता लगेगा। अब 31(a) और b को देखते हैं। यहाँ पे 13 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पहले ही जो टॉपिक था 13 था, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है। यहाँ पे 2.1 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 2.1। ठीक है। 2.1। तो 2.1 है यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि अब चैप्टर नंबर 2 हो गया। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे एक बात सुनिए, पॉपुलेशन, और यहाँ पर बोलता है बी में सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। क्यों ऐसा बोलता है? पॉपुलेशन तो एज ए होल पूरी पॉपुलेशन का एक ग्राफ है, और ये एक आएगा सिंगल। ठीक है। लेकिन सैंपल कई सारे हो सकते हैं। एक सैंपल का ग्राफ ऐसा आया, दूसरे का ग्राफ ऐसा आया, तीसरे का ग्राफ ऐसा आया, चौथे का ग्राफ ऐसा है। यानी कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से समझ, ये आ गया, एक दूसरे का ऐसा आ गया, तीसरे का ऐसे आ गया, और चौथे का ऐसे आ गया। तो ये सैंपल से जो ग्राफ बना है, और ये पॉपुलेशन से जो ग्राफ बना है। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन का मतलब हमारे वहां पे 5 आइटम थे तो उनका ग्राफ है। यहाँ पर क्या है, 3-3 या 4-4, जो भी जितने भी सैंपल लिए उनका ग्राफ है। तो यहाँ समझाने की कोशिश करी है कि पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ये बोलते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल होता है, जबकि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जितने आप सैंपल लेंगे उतना हो जाएगा। ठीक है। assume that this population is all the non performing asset of a large bank। तो पूरे बैंक में जो एनपीए अकाउंट थे उनका बना रखा उन्होंने। ठीक है।
and this distribution is the number of years the assets have been classified as. यानी कोई भी एनपीए अकाउंट कितने साल तक एनपीए में रहता है। तो अगर हम ऐसे देखते हैं यहाँ पर, तो जो यहाँ पर कुछ एरिया ऐसा आ रहा है, अधिकतर अकाउंट इस एरिया में रहते हैं। इस एरिया का मतलब है कि आपका ये समझ लीजिए कि 3 से 4 साल तक, 3 से 4 साल तक एनपीए रहते हैं। ठीक है, तो 3 से 4 साल तक एनपीए वाले अकाउंट सबसे ज्यादा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें, पहला वाला देखें, तो ज्यादातर अकाउंट इस रेंज में आते हैं, इस रेंज में। कुछ अकाउंट इधर रह जाते हैं, कुछ अकाउंट इधर। इसका मतलब ये है कुछ अकाउंट बहुत कम समय के लिए एनपीए होते हैं और कुछ अकाउंट बहुत ज्यादा समय के लिए भी एनपीए होते हैं। ठीक है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ ईयर्स हैव ए मीन ऑफ म्यू। तो हमने पहले देखा था कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के डेटा का अगर हम मीन निकालते हैं उसको हम म्यू बोलते हैं। ठीक है, और अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो उसे हम सिग्मा बोलते हैं। कई बार ये बात रिपीट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे 2.1 और 2a फिगर में जो दिखा रखा है, अब यहाँ पर ये पैराग्राफ ये रिपीट हो रखा है, यहाँ पे वही सेम रिपीट है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर जब उसके बाद उसने उसको लिया, पॉपुलेशन के बाद सैंपल को लेता है, पॉपुलेशन के बाद किसको लेता है, सैंपल को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज द नंबर ऑफ ईयर्स द एसेट हैव बीन क्लासिफाइड एनपीए। दिस डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ ईयर्स हैज ए मीन ऑफ म्यू। इसको म्यू बोले यहाँ पे, थोड़ा सा ये ऐसे है, म्यू, एम यू, म्यू। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, ये एस सिग्मा हो। ठीक, अब ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, सैंपल्स की बात करेंगे, तो सैंपल्स में इसके मीन को हम लोग बोल देंगे क्या, बोलो आप लोग, एक्स बार, क्या बोलेंगे, एक्स बार। और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल सिग्मा, एस। नहीं, सिग्मा तो बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशन, स्मॉल एस, ठीक है, स्मॉल एस बोलते हैं। स्मॉल ठीक एस। है, अच्छा अब एक बात आए कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, इसको ध्यान से रखिएगा जरा। जितने भी आपके मीन आए, कितने मीन आए आपके ऊपर, कितने मीन आए थे, 10, 10 मीन आए थे। तो 10 मीन को उन्होंने यहाँ पर ग्राफ किया है। तो अगर हम 10 के 10 मीन को एक ग्राफ में करेंगे तो उसी को हम बोलेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। और ये क्या था, ये एवरी सैंपल का था, जितने भी सैंपल लिए सबका है, लेकिन ये है, ये सैंपल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सैंपल के डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन आए थे सारे, वो ऑल मीन्स का यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, चलो अब यहां से शुरू होता है आपका न्यूमेरिकल पार्ट, यहां से शुरू होता है आपका न्यूमेरिकल पार्ट। कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं, कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना कि इसमें अक्सर ये वर्ड लिखा जाएगा नॉर्मल पॉपुलेशन या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको समझना है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मैं कुछ डेटा दे रहा हूं, आपको बताना है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। ठीक है, जैसे एक क्लास में हाइट निकाली हमने बच्चों की, तो 146, 152, 162, 168 और 174, एक डेटा ये है। दूसरा डेटा, दूसरी क्लास में गए हम, दूसरी क्लास में देखा हमने 146, 147 और 183 और 192 और 267। आपको बताना है इनमें से कौन सा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला वाला। पहला वाला। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें ग्राफ कुछ इस शेप में दिखाई देगा।
दूसरे वाले का ग्राफ बनाएंगे तो किस शेप में दिखाई देगा? स्ट्रेट। ऐसा। ठीक है, तो ऐसा डेटा जिसका ग्राफ इस तरह आता है, उस पॉपुलेशन को हम लोग कौन सी पॉपुलेशन बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, अब मैं आपको बात बताता हूं। कोई 6th क्लास है, 6th क्लास की अगर हम एज का ग्राफ बनाएंगे तो नॉर्मली आएगा या नहीं आएगा? बोलिए। यस सर, नॉर्मली आएगा क्योंकि नहीं ऑलमोस्ट सब आएगा। एक ही एज के रहते हैं। ठीक है, अच्छा। अब हम लोग हाइट का ग्राफ बनाएंगे तो नॉर्मल। वो भी आएगा। उसका रीजन है कि मान लिया 2 बच्चे बहुत छोटे हैं, 2 बच्चे बहुत लंबे हैं, लेकिन अदरवाइज बच्चे कहां पर होंगे? एवरेज में होंगे। और जो बच्चे छोटे और बड़े हैं वो हमारे यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर हैं छोटे वाले, कुछ वहां है, और बाकी अधिकतर किस रेंज में है? इस रेंज में। अभी आपको एक डाउट और हो सकता है, क्या? ये जो मैंने यहाँ वैल्यू लिखी थी ना 1 इतने इतने, ये मेरे पूरे इस ग्राफ पे है, लेकिन 146 वाले बच्चे हैं 2, 152 वाले हैं 6, 162 वाले हैं 12, 168 वाले हैं 7, 174 वाले हैं 2। तो ये ग्राफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों? क्योंकि इस 162 वाले की हाइट यहाँ मतलब 12 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? ये जो टेबल है फ्रीक्वेंसी का है, 162 हाइट वाले 12 बच्चे हैं। क्यों है? क्योंकि अधिकतर उसे एवरेज में होंगे। 6 बच्चे कुछ कम हाइट वाले हैं, 2 बच्चे बहुत कम हाइट वाले हैं। ऐसे ही 168 वाले 7 बच्चे हैं, 174 वाले बच्चे। तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह आएगा, यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा। बहुत कम बच्चे छोटे हैं, बहुत कम बच्चे बड़े हैं, अधिकतर बच्चे 162 के आसपास हैं, और कुछ बच्चे इधर और कुछ बच्चे इधर हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ऐसा डेटा जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो एक क्लास के अंदर, वो क्या हो सकता है? जैसे डेटा से मतलब एज, हाइट, वेट, उनके फादर की इनकम, ठीक है, और उनके बैग का वेट, उनकी ड्रेस की प्राइस, उनके घर का डिस्टेंस, ये सब चीजें मायने करती हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या घर का डिस्टेंस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? नहीं। नहीं सर। नहीं। क्योंकि अधिकतर लोग आसपास के होंगे उसमें। अधिकतर लोग कहाँ के होंगे? आसपास के होंगे। कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो दूर के होंगे। तो अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे कि 2 किलोमीटर की रेंज के बच्चे, 5 किलोमीटर की रेंज के बच्चे और 10 किलोमीटर की रेंज के बच्चे, आमतौर पर स्कूल में क्या होता है? ठीक है, स्कूल में अधिकतर बच्चे आसपास के होते हैं, उससे कम ऐसे होंगे और फिर उससे कम ऐसे होंगे। यानी इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये बनेगा। तो ये पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, लेकिन एज, वेट और उनके फादर की इनकम भी अगर हम देखेंगे तो वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आएगी। क्यों? बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा गरीब होंगे, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा अमीर होंगे। अधिकतर बच्चे एक एवरेज रेंज में होंगे, 40 से 50 हजार रुपए, 30 से 50 हजार रुपए महीने में होंगे।
तो ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वर्ड को हम दो टॉपिक में बार बार सुनेंगे। उसका नाम है नॉर्मल पॉपुलेशन या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। ठीक है, तो अब बोलता है कि अगर हम नॉर्मल पॉपुलेशन का सैंपलिंग करते हैं, ठीक है, हमने 3 साइट के 5 में से 3 साइट के सैंपल निकाले, ठीक है, और हमारी पूरी पॉपुलेशन का मीन हमने ऊपर निकाला था, कितना आया था 162.4, ठीक है, और हमने जब सैंपल का मीन निकाला तो वो भी आया। तो अब देखो यहाँ पे, इसको एक बार सुनिएगा, इस सिंबल को समझिए जरा, क्या कहता है। अगर आप सैंपल के मीन का मीन निकालेंगे, द मीन ऑफ दीज सैंपल मीन्स, तो वो म्यू के क्या आएगा, बराबर आएगा। लेकिन इसको म्यू ना लिख के म्यू एक्स बार क्यों लिखा, आप में से कोई भी बता दो मुझे। इसको हमने म्यू एक्स बार क्यों लिखा, सैंपल का मीन है इसलिए। एक्स बार क्यों लिखा है, क्योंकि एक्स बार इज द मीन ऑफ सैंपल। हमने उनके सैंपलों के मीन का मीन निकाला, ठीक है। और म्यू क्यों लिखा, म्यू किसका मीन होता है, पॉपुलेशन का या सैंपल का, पॉपुलेशन का होता है। तो हम यहाँ पर म्यू क्यों लिख रहे हैं, बताऊं क्यों, क्योंकि कुल मिला के कितने हैं वो, पॉपुलेशन का जो हम सैंपल उठा रहे हैं कितने हैं वो, 10 जो हम ऊपर बात कर रहे थे कितने सैंपल थे, 10 10 थे। क्या हमने किसी को छोड़ा उसमें से, नो, नहीं। अगर हम सबको पिकअप करते हैं तो तो दैट पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन बन जाता है, है। ठीक है। अगर हम सबको पिकअप करते हैं तो दैट बिकम्स पॉपुलेशन, और सबको पिक पॉपुलेशन करने के बाद मीन कर रहे हैं इसीलिए म्यू लिख रहे हैं। लेकिन ये म्यू किसका है, पॉपुलेशन का नहीं है, ये एक्स बार यानी कि सैंपल के सैंपल मीन का है, इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। और नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए ये दोनों क्या होते हैं, क्या होते हैं ये दोनों, इक्वल होते हैं। अगर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसमें आपका पॉपुलेशन का मीन और उनके सैंपल के मीन का मीन क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन व्हेन पॉपुलेशन इज, क्या लिखा हुआ है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटर ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या बोलता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन, कब, व्हेन पॉपुलेशन इज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर हाँ ये क्वेश्चन एक वन लाइनर में आ जाते हैं आपके, वहां पर वो 4 ऑप्शन दे देगा। मतलब क्या करेगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखेगा, इक्वेशन में लिखेगा कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू इफ, फिर एक लाइन ये देगा, दूसरी लाइन इसी में कुछ वर्ड को दाएं बाएं कर देगा, तीसरी लाइन में इसी में कुछ वर्ड को दाएं बाएं करेगा, मतलब इस लाइन के 4 ऑप्शन बना देगा। तो ये म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू व्हेन पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ऊपर एक बात हुई थी स्टैंडर्ड एरर की, किसकी बात हुई थी, स्टैंडर्ड एरर की। अब यहाँ पे देखिएगा जरा, देखिए ना यहाँ पे, द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम एज द पॉपुलेशन मीन, ये तो हमने अभी देख लिया, एक पॉइंट आया। अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो 2 पॉइंट आए। पहला पॉइंट क्या आया कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन का मीन पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उनके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की,
वो इक्वल होगी पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन, कल हम बात कर रहे थे कि सिग्मा एक्स बार, क्यों कर रहे हैं हम सिग्मा एक्स बार, क्यों बोल रहे हैं सिग्मा एक्स बार, इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो सिग्मा निकला है वो किनका निकला हुआ है, किसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हुआ, सैंपल के मीन का। सैंपल के मीन का, और सैंपल का मीन एक्स बार होता है। ठीक है, अगर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या बोल रहा हो कि आपका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, दिस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो इक्वल होगा किसके, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज। यानी ये पॉपुलेशन का ये क्या होता है, सिग्मा को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलिए सिग्मा को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन बोलते हैं। अगर हम उसको स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज, जिसको हम लोग n बोलते हैं, से डिवाइड करें तो दैट विल बी इक्वल टू द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और एक बात छोटी सी और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, इसको हमने क्या नाम दिया था कल वाली क्लास में, कल वाली क्लास में हमने इसको एक नेम दिया था। स्टैंडर्ड एरर। हमने इसका नाम स्टैंडर्ड एरर दिया था। क्या दिया था हमने, स्टैंडर्ड एरर। तो जो स्टैंडर्ड एरर हमने कल नाम दिया था वही स्टैंडर्ड एरर, हमने स्टैंडर्ड एरर की जो बात करी थी कल, हमने उस स्टैंडर्ड एरर को हमने देखिए क्या सिंबल बनाया था, ये बनाया था, देखिए दिख रहा है, ये बनाया था सिग्मा ऑफ एक्स बार, और यहाँ पे लिखा था स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर का एक फॉर्मूला निकल के आ गया, वो क्या निकल के आया, स्टैंडर्ड एरर का एक फॉर्मूला निकल गया, वो है क्या, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम रूट n से डिवाइड करते हैं देन इट बिकम्स स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, अब अगर किसी को ये बात समझ में आई तो मुझे इतना बताइए कि स्टैंडर्ड एरर का एक फॉर्मूला तो ये है, दूसरा तरीका क्या हमने कल सीखा था, यस। ये देखिए, ये सीखा था हमने कल। हमने क्या करा था कि जो भी हमारी वैल्यूज हैं उसको रखेंगे, उनका मीन निकालेंगे, मीन से डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालने के बाद जो आएगा उन सबको क्या करेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे, n से डिवाइड करके उसका अंडर रूट निकालेंगे, तो क्या निकल जाएगा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम यही स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकालेंगे, मीन का निकालेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन बन जाएगा, और उसी को हम लोग स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर पूरे डेटा ना दिए हों, सिर्फ हमें क्या दिया हो, क्या दिया हो, सिर्फ सिग्मा, अगर हमें सिर्फ सिग्मा दिया हो तो हम उसे किससे डिवाइड करेंगे, बोलिए किससे डिवाइड करेंगे, सैंपल के साइज से। के रूट स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ठीक सैंपल। है, देन इट बिकम्स स्टैंडर्ड क्या, एरर।
मैंने आज आपसे बोला कि आज आपका न्यूमेरिकल Error. शुरू होगा। क्यों? क्योंकि पहला फॉर्मूला आ गया आपके पास। आपके बुक का पहला फॉर्मूला जो कि किस नाम से है? स्टैंडर्ड Standard error. एरर के नाम से। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड एरर का हम लोग यूज करने वाले हैं आगे। देख, यहाँ बोला हुआ कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। ये Square root तो of. ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला आगे आपका यूज होना है। देखिए सीधे से क्वेश्चन आ गया है, यहां से हमारा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू शुरू हो जाता है। क्या शुरू होता है देखिए जरा, देखिएगा। सबसे पहली बात, एन एग्जाम्पल विल फर्दर इलस्ट्रेट दीज प्रॉपर्टी। क्या उसने कहा? एक बैंक, बहुत देखो प्यार से समझो इसको, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझाएंगे, इंटरेस्ट भी आएगा, आपको लगेगा कि यार क्या चीज बना रखी है। जो स्टैटिस्टिशियन है ना, उन्होंने क्या रिसर्च कर रखी है। ठीक है, उसने क्या देखा? इसने कहा कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट है वो कैसे हैं। पहली बात, कैसे हैं? बोलो सब लोग। Normally distributed. अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो काम आई। ठीक है, अच्छा क्या बोलता है? वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उनका मीन कितना है? कितना मीन? 2000 है। और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 600 है। और उन्होंने सैंपल कितना लिया? 100। तो आपको देखो, एक तो मालूम हो गया सिग्मा, एक मालूम हो गया म्यू, एक मालूम हो गया क्या? एन। बोलो, इतनी बात से सहमत हैं सब लोग? ठीक है, अब मुझे एक चीज बता दो बस, क्या हम इन 3 फिगर से स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हैं? बोलो। ये तो निकाल सकते हैं, यानी 600 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ क्या? 100। Sigma upon nickel level. तो क्या बनेगा हमारा? हमारा बनेगा 600 divided by 10। 600 अपॉन 10। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60। तो ये 60 हमारा क्या निकला? 100. 60 हमारा निकला स्टैंडर्ड एरर। इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम कोई आइडिया देंगे ना इस डेटा में, तो उसमें प्लस माइनस क्या करना पड़ेगा हमें? बोलो। 60। 60। ठीक है, अगर कोई आंसर देगा कि क्या एवरेज बैलेंस है, तो उन सैंपल से आंसर निकल के आया 2025। उसने 10 सैंपल उठाया और Standard ये निकाला, error. तो इसमें प्लस माइनस कितना Error. करेंगे? 60, जिससे कि हम उस सैंपल के आइडिया को रेंज में ला पाए, मतलब हम कह 60. पाएंगे हाँ इतना तो होगा, ऐसे बोले। ठीक है, अच्छा अब इसने एक बात बोल दी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल मीन विल लाई बिटवीन 1900 टू 2050। ठीक है, इसको समझने के लिए हम पहले इस पिक्चर को देखते हैं। जरा इस पिक्चर को समझने की कोशिश करो। इस पिक्चर को समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो बीच वाली वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है? 1900। जो उसने क्या बोली है? क्या बोली है जो उसने? बोलो। नहीं सॉरी, कितनी थी वो? 2000 थी ना, 2000 सॉरी।
उसने पॉपुलेशन का मीन क्या बोला हुआ है? 2000 बोला हुआ है। और उसने पूछा है कि 1900 से 2050 के बीच में कितने परसेंटेज अकाउंट हैं। क्या पूछा उसने? कितने परसेंटेज अकाउंट है। तो अगर मैं बात करूं तो एक पार्ट तो ये वाला है जो 2000 से क्या है, लेस है। एक पार्ट ये वाला है जो 2000 से क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, कितने परसेंट लोग यहां पर टोटल हैं? कितने परसेंट लोग टोटल इस एरिया में आते हैं? तो जब पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो अधिकतर लोग किस एरिया में आते हैं, पता है आपको? मिड में। मिड में आते हैं। क्यों? देखो कितने सारे लोग, इतने सारे लोग यहाँ पर भी, बहुत कम लोग यहाँ पर हैं और बहुत कम लोग यहाँ पर हैं। बहुत कम लोग यहाँ पर हैं, बहुत कम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल कहाँ पर आते हैं? जिनके अकाउंट होल्डर हैं सेंटर में है। लेकिन ये रेंज कहाँ से है? 1500 से लेकर कहाँ तक है? 25 तक। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है कि ऐसे लोग बताओ जिनका एवरेज बैलेंस कितना है 1900 से, कितना है 1900 से 2050। 5 ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यहां से हमारे न्यूमेरिकल शुरू होते हैं। और इस न्यूमेरिकल के लिए हमें सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला याद करना है? ये वाला। किसका फॉर्मूला है ये? बोलो, जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक मैं रिवाइज करता रहूंगा। किसका फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड का। और ये फॉर्मूला अब आपको याद करना है। जेड क्या है? जेड है प्रोबेबिलिटी स्कोर। क्या है? प्रोबेबिलिटी स्कोर है। प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी का स्कोर है। इससे हम लोग क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है क्या है? 1/, क्या है जरा पढ़ना सब लोग, क्या लिखा हुआ 1/, सिग्मा एक्स बार। जिसको हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं ना। यस। इसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? बोलो, जो लोग बार बार ग्रुप में मैसेज कर रहे थे हमें भी जोड़ दो, हमें भी जोड़ दो, वो बोलो चलो। नहीं बोलेंगे? चलो हम बोलते हैं। ये लिखा है एक्स मीन ऑफ बार सैंपल। माइनस म्यू। तो एक्स बार क्या होता है? अभी हम बहुत देर से समझ रहे थे क्या होता है एक्स बार। मीन। मीन ऑफ सैंपल। मीन ऑफ सैंपल। सैंपल का म्यू मीन क्या होता है? पॉपुलेशन का। मीन ऑफ पॉपुलेशन का पॉपुलेशन। मीन। तो आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या मैंने गलत तो नहीं लिखा? बोलो, ये चीज मैंने गलत तो नहीं लिखी है? बोलिए। सही है सर। सही है, क्योंकि म्यू का मतलब होता है पॉपुलेशन का मीन। म्यू का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन का मीन। और पॉपुलेशन का मीन क्वेश्चन में हमें क्या दिया था? 2000। 2000 दिया था। अच्छा, अब एक्स बार, एक्स बार के लिए हमने बोला सैंपल का मीन। ठीक है, वो ये कह रहा है कि दो रेंज है हमारे पास। कौन कौन सी रेंज है? एक सैंपल कहता है ये, दूसरा सैंपल कहता है ये, कि हमारा जो रेंज है
वो कहाँ से, x बार 1 और x बार क्या 2। हमारे पास 2 सैंपल हैं, तो जब 2 सैंपल हैं तो इस फॉर्मूले में हम एक बार तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1900 और दूसरी बार क्या लिखेंगे ये लिख। अब ये बताओ किसी को ऐसा है जो ये बात समझ में नहीं आई, किसी को ये बात अगर समझ में नहीं आई है तो पूछ सकते हैं आप। मुझे अच्छा लगता है जो लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि वो उन लोगों के लिए क्वेश्चन पूछते हैं जिनको भी समझ में नहीं आता है, लेकिन आगे चल जाते हैं। ये 2 इक्वेशन आपको समझ में आ रही हैं, इसी से बनी है। अच्छा एक काम करिए, जितने भी लोग लाइव हैं मैं चैट देख रहा हूँ, जिसको भी समझ में आ गई यस लिख दीजिए। जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं वो भी लिख दीजिए यस, अगर आ रही थी बात समझ में तो। अभी केवल 5 लोगों ने बोला यस। इसका मतलब बाकी लोगों को समझ में नहीं आई, लेकिन वो शर्मा रहे। ठीक है, चलो कोई बात। अब देखिएगा, ये जो फॉर्मूला है ये हमको प्रोबेबल स्कोर देता है, इसको हम जेड स्कोर बोलते हैं। जेड स्कोर को एक टेबल से देख के हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। ठीक है, हमको 2 वैल्यू दी थी, एक दिया था 1900, एक दिया था 2050। इसके रेंज में हमें वैल्यू निकालनी थी। हमने क्या करा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1900 माइनस 2000, 2050 माइनस 2000। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले वाले की वैल्यू जेड स्कोर क्या आएगी जरा बताओ। पहले वाले में वैल्यू आएगी माइनस में, क्या आएगी, पहले वाले में वैल्यू माइनस में आएगी। तो माइनस में कितनी आ रही वैल्यू, 1.67 1.67, 1.67 और ये आ रही है। ठीक है, पहली वैल्यू क्या गई 1.67 और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है 0.83। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ रही है। अब मुझे एक चीज बतानी है आपको, एक माइनस में आ रही है एक प्लस में आ रही है। इसका बहुत सीधा सा मतलब ये है कि जो वैल्यू मीन से लेफ्ट साइड में है, मीन हमारा कितना है 2000, तो जो वैल्यू इधर है वो हमारी जेड स्कोर क्या देगा माइनस का, और जो वैल्यू इधर है वो जेड स्कोर क्या देगी प्लस का देगी। ठीक है, वो जेड स्कोर क्या देगी प्लस का देगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू रिलेटेड है कौन से एरिया से, इससे, और ये वैल्यू कौन से एरिया से रिलेटेड है, राइट हैंड साइड वाले से। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये तो जेड स्कोर है, इस जेड स्कोर को परसेंटेज प्रोबेबिलिटी में बदलना है। तो अगर हम जेड का ये वैल्यू देखेंगे टेबल में, ठीक है, इसी चैप्टर के लास्ट में इस टेबल को देखना भी हम बताए थे, ये लास्ट में टेबल है आपके। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है जेड स्कोर दिस एंड दिस, यानी ये पहली वाली लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों लाइनें जेड के स्कोर को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पर
डेसिमल का सिंगल प्लेस है, यहाँ पे डेसिमल का सेकंड प्लेस है। जैसे अगर मैं इसको बात करूं तो आप बता सकते हैं 2088 जो है इसका पॉइंट क्या बनेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो 0.5, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0.05। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है 0.55। जरा ये वैल्यू बताइए किसकी है, बोलिए ये वैल्यू किसकी है 0.37। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वैल्यू बताइए कितनी किसकी है, बोलिए। 1.3 तो यहाँ आ गया, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 5। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है 1.35। 1.35। ये वैल्यू है 1.35। ठीक है। अब हमें देखनी किसकी वैल्यू है 1.67। 1.67। तो 1.6 यहाँ पर है और 7 कहाँ पर है, ये है, क्योंकि लास्ट कॉलम हमारा होता है 0.09, ये होता है 0.08 और ये होता है 0.025। 0.4525। तो 1.67 की वैल्यू तो ये हो गई। ठीक है, हम लोग वहां पहुंचते हैं जरा। यहाँ पर देखिए, देखो सही लिखा है इन्होंने, देखो लिखा है ना। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो एरिया है वो कितना है, इसकी वैल्यू पॉइंट कितनी है 4525। ठीक है। दूसरा वैल्यू कितना है हमारा, कितना है 0.83। तो 0.83 की वैल्यू नीचे देखो जरा, 0.83 क्या वैल्यू है। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है देखने में, 0.2967। ये देखिए सही है ना। तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या आ गई हमारी 0.2967। अब एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, 0.2967 हमारे उसने पूछा हुआ है कि यहां से लेकर के यहां तक के कितने परसेंटेज लोग हैं जिनका बैलेंस 1900 से लेके 2050 तक एवरेज बैलेंस रहता है। तो अगर हम बात करेंगे तो दिस प्लस दिस यानी कितना हो गया, देखो कितना आ गया 0.7492। इसका मतलब ये हुआ कि 74.92% अकाउंट होल्डर का एवरेज बैलेंस हमारे बैंक में कितना रहता है, बोलिए। अब आपको बोलना है, आपको कोई भी मन में सवाल आ रहा है, ऐसा क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं, प्लस क्या है, माइनस क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जोड़ा क्यों गया था, ये क्वेश्चन मुझसे पूछिए आप। सर एक क्वेश्चन है ना, हम्म, जेड स्कोर को सर बिना टेबल से नहीं निकाल सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं निकाल सकते। इसीलिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन देगा तो उस जेड से रिलेटेड स्कोर का वैल्यू देगा।
सेकंड। एक बार सर क्वेश्चन दिखाइए दोबारा से। क्वेश्चन दिखाएं। जी ये है। क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन तो ये है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा है वो है यहाँ पूछा हुआ है टोटल प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल मीन विल लाई बिटवीन दिस एंड दिस, और यहाँ पर कहीं इसमें यहाँ पर इसने क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पूछा, इंफॉर्मेशन के बाद कुछ एनालिसिस बता रखा है, कुछ यहाँ पे एनालिसिस बता रखा है। उसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर को निकाला हुआ है। स्टैंडर्ड एरर को निकालने के बाद जो फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला क्या था जेड का, 1/, बोलो सब लोग, 1/, स्टैंडर्ड एरर x बार माइनस म्यू। ठीक है, ये ठीक है ना। ये 10 से डिवाइड सर क्यों करें हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन के लिए? क्योंकि रूट, ये जो स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिग्मा अपॉन क्या है, टू 10। तो सिग्मा हमारा 600 गिवन था, ओके ठीक है। सैंपल साइज हमारा एन का वैल्यू क्या था, उसने क्या लिया था, 100 लोगों से पूछा था उसने क्या कहा था, 100 लोगों से पूछा था, ठीक है। 100 लोगों से पूछने के बाद उसके पास जो रिजल्ट आए उससे उसने जानना चाहा कि हमारे कितने % लोग इस रेंज में आए। ओके सैंपल का साइज 100 है, √10 करें उसका 10 हो जाएगा। हाँ, अंडर रूट 100 किया तो अंडर 10 रूट 100 से ये वैल्यू कितना आ गया, 10 आ 10 गया। तो स्टैंडर्ड एरर कितना हो गया, 60, इसीलिए अपॉन में क्या लिखा है यहाँ पे, 60। 60 लिखा, ठीक है। ये यहाँ से आपकी शुरुआत है न्यूमेरिकल की, और इसमें बुक में और न्यूमेरिकल दिए हुए हैं एग्जाम में, और ये भी एक न्यूमेरिकल है आपका। देखिए वही काम किया हुआ, सबसे पहले क्या निकाला उसने, स्टैंडर्ड एरर, और उसे निकाल के कहाँ लिखा, कहाँ रखा इसको, अपॉन में, और ऊपर क्या करा उसने कि जो मीन वैल्यू थी, मीन वैल्यू क्या है इसमें देखो, क्या है मीन वैल्यू, 1900, और जो आपका सैंपल लिया हुआ वो क्या है यहाँ पे, यहाँ देखो क्वेश्चन में कितना लिया हुआ है कि इसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर अर्निंग विल एवरेज, क्या क्या लिखा हुआ है इसने, मोर देन 1975, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 19750, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोग एक खास बात क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट एरिया कुछ नहीं बोला उसने, तो जब लेफ्ट एरिया कुछ नहीं बोला तो हमारी कैलकुलेशन सिर्फ एक होगी। पिछले क्वेश्चन में हमारी जेड स्कोर कितने आए थे, 2 आए थे, ठीक है। इसमें जेड स्कोर सिर्फ एक आ रहा है, कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 2.05। 2.05। जब टेबल में देखेंगे तो वहां निकल के कितनी आ रही है 2.05 की, 4798। हाँ 4798। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये 47.98 क्या है, % %, ठीक है।
अच्छा, एक कॉन्सेप्ट सब लोग समझ लो, क्या कि जो भी नॉर्मली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है उसका हाफ एरिया 50% होता है, ठीक है, और हाफ एरिया 50% होता है। जो लोग भी थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं जरा प्लीज इसमें सुन ले बात को। जब एस्टिमेशन वाला टॉपिक होगा तो उस समय आप लोग पूछेंगे 50 कहाँ से आया। तो ओवरऑल जितने भी अकाउंट है 100% है, 50% मीन के इधर है और 50% मीन के इधर है, ठीक है। तो जब 47.98% लोग इस एरिया में आ गए, कौन से एरिया में आ गए? राइट हैंड में। इस एरिया में, ये जो जो मैं ग्रीन कर रहा हूं। लेकिन उसने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? उसने कहा मुझे तो ये बताओ। तो मैथमेटिक्स से बता सकते हो? 50 से माइनस कर देंगे। बिल्कुल भाई, ओवरऑल एरिया कितना है आपका? 50। 50%, जिसमें से 47.98% इस रेंज में आ गए। तो ये एरिया होगा क्या? 50 और माइनस 47.98, तो कितना आ जाएगा? 2.0। 02। आंसर आएगा कि 2.02% ऐसे लोग हैं जिनका एवरेज इनकम जो है 19,750 से क्या है? 20,500। ज्यादा। ज्यादा। अभी कुछ इंटरेस्ट आया? यस जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा धीरे धीरे करके, भाई ये बुक आपकी ऐसी है जिसमें केवल एक मॉड्यूल आपका पुराना है। कौन सा? मतलब बैंकिंग से रिलेटेड है। कौन सा है वो मॉड्यूल जो बैंकिंग से रिलेटेड है? सी मॉड्यूल, क्रेडिट मैनेजमेंट, लोन से संबंधित है। बाकी ए, बी और डी ये आपके ऐसे हैं पढ़ने से ही आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने न्यूमेरिकल शुरू कर दिए, आराम से पढ़ा रहे हैं। जब रिवीजन क्लास होगी तो एक ही दिन में पूरा टॉपिक निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये पूछ रहा था भाई इससे ज्यादा बताओ, तो हमने क्या करा, पहले ये निकाला और उसको 50 में से क्या करा, माइनस कर दिया। तो हमारा कौन सा एरिया आ गया? ये वाला एरिया, यानी इतने परसेंट लोग हमारे। अच्छा चलो एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, कितने परसेंट लोग लेस देन 1975 की एवरेज इनकम रखते हैं? बताओ। बोलिए। लाल रंग दिखाई दिया आपको? 97.98। बिल्कुल ठीक। क्यों? क्योंकि ये एरिया कितने परसेंट है? 50। 50। और ये एरिया कितने परसेंट है? 47.98। तो इसका मतलब हो जाएगा 50 प्लस 47.9। ठीक है। तो ये हो जाएगा 97.98% 9। लोग हमारे इससे कम एवरेज है। और वैसे भी क्लियर हो जा रहा कि इतने परसेंट ये हैं, इतने परसेंट ये हैं, कुल मिला के कितने परसेंट हो गए? 100। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर कल और आगे बढ़े। ये और क्वेश्चन जो सर पीडीएफ मिल जाएंगे क्या? है, जो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसके पीडीएफ सर मिल जाएंगे क्या हमें? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी शेयर करते हैं, वो बुक का ही पार्ट है, मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको शेयर करता हूँ। ठीक है, चलिए, फिर कल मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो लोग आज पहली बार क्लास में आए थे वो कल वाले नोटिस जरूर देख लेना। ठीक है, सर ओके, नेक्स्ट थैंक यू। सब्जेक्ट और कुछ स्टार्ट होगा क्या? अभी यही होगा है नेक्स्ट, और सब्जेक्ट तो कुछ होगा क्या? अभी एवीएम का ही होगा? नहीं, 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे हम लोग। पहले एबीएम चलेगा और एबीएम के साथ में उस दिन चलेगा आपका एबीएफएम।
ठीक है। एबीएफएम कब फिर स्टार्ट होगा सर? है एबीएफएम स्टार्ट करते होगा? एबीएफएम नेक्स्ट वीक से सोच रहे हैं हम स्टार्ट करने के। एबीएफएम मैडम लेंगी, हाँ। ठीक। एबीएफएम का जो है टॉपिक लास्ट टाइम भी मैडम ने लिया था, वो मैडम लेंगे। तो 3 दिन हो सकता है ये चले, 3 दिन हो सकता है, बट अभी हमारा हमारा सोचना ये है कि आप लोग किसी भी तरह से अपने मन को ये रेस्ट एश्योर करो कि हमें बैठना है, बैठना है, बैठना है, बस। ठीक है, धीरे धीरे करके सही हो।